हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस डॉक्टर हैं। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। हर रोज़ हम सुबह उठ के अपनी दुनिया की वही भाग दौड़ में लग जाते हैं, वही काम धंधा, वही डेली रूटीन, जब तक एक ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जो हमारी पूरी दुनिया हिला के रख दे। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता रेप केस की न्यूज़ ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। पर शर्म की बात तो ये है कि ये रियलाइज करने के लिए कि रेप जैसी चीज़ गलत है, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, हमें न्यूज़ की ज़रूरत है। हमको ये बात याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम अपने ही देश में सेफ नहीं है। हमारी बहन बेटियां हर गली में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपने स्कूल में ही सेफ नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ आदमियों को ऐसा लगता है कि औरतें उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो अब्यूज हो। हमेशा ये बोला जाता है नॉट ऑल मैन बट व्हाई ऑलवेज अ मैन। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी औरत के बारे में ये नहीं सुनते कि उसने किसी आदमी को छेड़ दिया हो, किसी का रेप कर दिया हो? क्या ये हमारी परवरिश की गलती है? क्या ये हमारी समाज की गलती है? क्या हमारी सोच की गलती है? क्या एज अ ह्यूमन हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या आदमी कुछ गलत कर रहे हैं? कुछ औरतें गलत कर रही है? रीजन क्या है? पहले हम कोलकाता रेप केस के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स को जानते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानते हैं जो इस केस को पूरी तरीके से बदल देती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक सेकेंड ईयर रेजिडेंसी स्टूडेंट 8 अगस्त को खाना खाने के बाद रात को अपने जूनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है। सबको ये लगता है कि वो सेफ होंगी, सो रही होंगी, इसलिए कोई इन्हें डिस्टर्ब करने नहीं जाता। 9 अगस्त को सुबह सुबह जब एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में जाता है तो वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद वो खुद ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वो एक ऐसा मंजर डिस्क्राइब करता है जिसको सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लेडी डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ होता है कि उनकी आंखों से, उनके पैरों से, उनकी प्राइवेट पार्ट से हर जगह से खून आ रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पैर भी 90 डिग्री एंगल पे खुले होते हैं, उनकी पूरी बॉडी पे फ्रैक्चर्स और ब्रूसेस होते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी आता है कि उनकी बॉडी में 151 mg सीमेन मिलता है। पर ये सब तो बात की बात है। जैसे ही वो जूनियर डॉक्टर उन लेडी डॉक्टर की ये हालत देखते हैं, वो तुरंत ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते। वो इनफैक्ट उस लेडी डॉक्टर के परिवार को कॉल करके बोलते हैं कि आपकी बेटी की तबियत खराब है, यहाँ पे बेटी मर चुकी है, उसका रेप हो गया और ये बोल रही है कि उसकी तबियत खराब है। जब ये सुन के बाद पूरा परिवार एकदम शॉक हो जाता है कि ऐसे कैसे तबियत खराब हो गई? कल रात को ही तो हमारी 11 बजे बात हुई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ? ज्यादा सवाल पूछने लग गई तो प्रिंसिपल अपनी बात से पलट जाता है और ऐसा बोलता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली होती है। आप बताइए कि ऐसे मंजर के बाद कौन सा पेरेंट मानेगा कि उसकी बेटी ने सुसाइड करा है? सुसाइड की न्यूज सुनते ही परिवार वाले अपने नेबर्स और क्लोज रिलेटिव्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं तो उनको उनकी बेटी की बॉडी ही नहीं देखने देते। 3 घंटे तक परिवार वालों को वेट कराते कि हम अभी आपको बॉडी नहीं दिखा सकते। ऑफिशियल इस 3 घंटे तक क्या कर रहे थे? वो ऐसा क्या सोच रहे थे कि वो बॉडी के साथ ऐसा क्या करेंगे कि उनके परिवार वालों को कुछ ऐसा दिलासा मिले? क्या ऐसा क्या था जो उन्होंने 3 घंटे तक परिवार वालों को वो बॉडी ही नहीं दिखाई? बॉडी को देखने के बाद परिवार वालों को समझ आ जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत ही अनस्पीकेबल हुआ है। ये न्यूज बहुत जल्दी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और बाकी कॉलेजेस में फैल जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट्स तुरंत प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं। जब प्रोटेस्ट चालू हो जाता है, हर जगह से दबाव बनने लगता है, मीडिया में, इंटरनेट पे ये बात फैलने लग जाती है, तो बहुत कन्वीनियंटली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रेजिग्नेशन दे देते हैं और बोलते हैं जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये हुआ है वो तो मेरी बेटी जैसी थी और थोड़ी देर पहले वो उसी बेटी की बॉडी उसके असली माँ बाप से छुपा रहे थे और ये बोल रहे थे कि वो इतनी रात को सेमिनार हॉल में कर क्या रही थी। इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि अगले ही दिन वो दूसरे कॉलेज के भी प्रिंसिपल बन जाते हैं। ये केस यहाँ खत्म नहीं होता। ये केस जितना खुलता है उतना ही उलझता जाता है, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंटली क्राइम सीन पे एक ईयरफोन मिल जाता है जिसके बेसिस पे पुलिस एक सस्पेक्ट भी पकड़ लेती है, संजय रॉय। एक ऐसा आदमी जिसकी हिस्ट्री बहुत ही बुरी होती है, उसकी 4 शादियां हो गई होती है, वो एडल्ट वीडियोस कंज्यूम करता है, वो अल्कोहलिक होता है, वो अपने पूरे नेबरहुड में बदनाम होता है, वो रेड लाइट एरिया पे फ्रीक्वेंट गोअर होता है। पर अगर आप संजय रॉय को ध्यान से देखोगे तो उनका बॉडी बिल्ड ऐसा है ही नहीं कि एक औरत उनसे लड़ ना पाए। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि संजय रॉय ने उस लेडी डॉक्टर का मुंह भी दबा दिया, उनकी पेल्विक बोन की हड्डी भी तोड़ दी, उनके साथ इतना गलत भी कर दिया और उनको एक खरोच भी नहीं आई? इस केस की एक वियर्ड बात तो ये भी है कि संजय रॉय खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि 8 तारीख को वो 2 बार 2 अलग अलग रेड लाइट एरियाज पे गए होते हैं। उसके बाद वो ये क्राइम भी कर देते हैं और इसके बावजूद भी बॉडी से 151 mg सीमेन भी मिल जाता है। क्या ये पॉसिबल है? किसी हेल्दी मेल के लिए भी ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे पुलिस ये बोल सकती है कि इस पूरे केस में सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है, सिर्फ एक ही मुजरिम है? सिर्फ इतना ही नहीं, जितने डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी भी करी है उन सबका मानना है कि ये एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता, ये मल्टीपल लोगों का काम है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस इस बात को सीरियसली नहीं ले रही? अब कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जो इस पूरे केस
केस को पूरी तरीके से बदल देगी। जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पहले भी सुर्खियों में रहा था और उसका रीजन था सेक्स और ड्रग रैकेट्स। इस कॉलेज पे ये रिपोर्ट्स और ये आरोप थे कि यहाँ पे अडल्ट वीडियो शूट होती है, यहाँ पे ड्रग रैकेट चलता है, और जब उन्हें अडल्ट वीडियो शूट करने के लिए लोग ना मिले तो वो डेड बॉडीज का भी यूज करते थे। 1991, 2001, 2003, 2006, 2012, 2015 और अब 2024 इन सारे इयर्स में किसी न किसी स्टूडेंट ने, किसी न किसी डॉक्टर ने इस सेक्स स्कैंडल का, इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश करी और कन्वीनियंटली उन सबकी एक बहुत ही मिस्टीरियस डेथ भी हो गई। कुछ व्हाट्सएप चैट्स और रिसोर्सेज की माने तो इन लेडी डॉक्टर को भी इस सेक्स स्कैंडल के बारे में पता चल गया था और ये सबको थ्रेटन कर रही थी कि ये पूरी दुनिया के सामने ये सच बाहर ले आएंगी और इनको हमेशा हमेशा के लिए चुप कराने के लिए ऐसा किया गया। किसी को भी ये आशंका नहीं थी कि ये केस इतना बड़ा हो जाएगा और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। आप एक बार बैठ के ये सोचिए, अगर ये केस सच नहीं है, अगर इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों का हाथ नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर एक मॉब अटैक हो जाता है। 5000 से ज्यादा लोग वैन्स में, ट्रक्स में, बस में भर के आते हैं स्टूडेंट्स पे अटैक करने के लिए, पर स्टूडेंट्स को अटैक नहीं करते, पर एविडेंस को, हॉस्पिटल को, कॉलेज को तहस नहस करके चले जाते हैं, स्पेशली सेमिनार हॉल को। अगर ये बच्चों को डराने की एक साजिश नहीं है तो और क्या है। और इनफैक्ट वो इस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज से डर के अपने प्रोटेस्ट से वापस चले जाते हैं। ये तो बात हो गई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और उसके अंदर हुई घटना की, पर ऐसी और घटनाओं का क्या जो हर रोज होती है। इंडिया में ही 90 रेप केसेस आते हैं हर दिन और ये वो नंबर्स है जो लोग रिपोर्ट करते हैं। उन केसेस का क्या जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज आती है कि एक किंडरगार्टन की बच्ची के साथ एक वैन वाला रेप कर देता है। जो लोग बोलते हैं कि उसके कपड़े छोटे होंगे या उसने हिंट दिया होगा, एक बच्ची क्या हिंट दे सकती है? किंडरगार्टन की बच्ची को क्या नॉलेज है? वो क्या ऐसा गलत कर रही होगी कि एक वैन वाले को लगा शी इज आस्किंग फॉर इट। सिर्फ इतना ही नहीं, किंडरगार्टन की बेटियों को तो छोड़े, लोग तो 9 महीने 1 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। अब आप खुद सोचिए, इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे अष्टमी बनाई जाती है, नवमी बनाई जाती है, बच्चियों की पूजा करी जाती है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे उन्हीं बेटियों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं एज अ सोसाइटी कि हमारी बहन बेटियां, हम खुद सेफ ही नहीं है। पहले बोला जाता था रात को बाहर मत निकलो, बोला जाता था कपड़े गलत मत पहनो, पर अब क्या? अब तो वर्क प्लेस में ऐसा हो रहा है, स्कूल्स में ऐसा हो रहा है, वैन्स में ऐसा हो रहा है, पूरे कपड़ों में ऐसा हो रहा है, तो अब और क्या करें? इस टाइम पे सारे क्रिएटर्स साथ मिलके, सारे लोग साथ मिलके इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं और कुछ लोग इसके अंदर भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं और फीमेल क्रिएटर्स को जो इस मुद्दे पे वीडियो बना रही है उनकी वीडियोस पे जाके कमेंट करें कि हाँ आप तो बोलोगी और उन औरतों का क्या जो गलत रेप केसेस लगा देती है, आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये वो इतने कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी इतने गलत। इन लोगों को अब भी शर्म नहीं आ रही। ये वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के साथ गलत है, ये और इनकी सोच। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी ऐसे लॉज नहीं बना पा रही जो यहाँ की बहन बेटियों को सेव कर सके, या एक ऐसा लॉ बनाए जो सारे रेपिस्ट को सीधा फांसी की सजा दे। जब तक कानून नहीं बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे, और लोग जब तक अंदर से नहीं बदलेंगे तब तक ये केसेस आना बंद नहीं होंगे। फिर कुछ दिन बाद ये केस ठंडा पड़ जाएगा, सब अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे, सब हंसी खुशी चले जाएंगे, और फिर कुछ महीनों बाद फिर से एक केस आएगा, फिर से लोग आवाज उठाएंगे, फिर से लोग धरने पे बैठेंगे। पर हर दिन वो 90 लड़कियां, वो 100 लड़कियां जिनके साथ ये गलत हो रहा है, उनका क्या? उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? आज नहीं तो अब हम कब बदलेंगे? अब वक्त आ चुका है कि हम बदले। हम बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, बचपन से ये ना सिखाए कि औरतें कमजोर होती है, औरतों के साथ ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वक्त आ चुका है कि हम उन्हें ये सिखाए कि औरतों की इज्जत करना सीखो, उन्हें अपनी बहन बेटियों की तरह देखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। नो मीन्स नो। अब टाइम आ चुका है कि लड़कों को सही सीख दी जाए और लड़कियों को ये ना बताया जाए कि आप छुप के रहो, क्योंकि छुपने के बावजूद भी लड़कियों के साथ सिर्फ गलत ही हो रहा है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में चेंज आए, अगर आप भी एक छोटा सा स्टेप चेंज की तरफ लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है हमें और क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए एज अ सोसाइटी चेंज लाने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि आपके शेयर करने से, आपकी आवाज उठाने से फर्क पड़ता है। वो लेडी डॉक्टर और हर एक लड़की जिसके साथ रेप या कोई भी ऐसा दुष्कर्म हुआ, शी नीड्स जस्टिस।